तो आखिर ये ब्रिक्स क्या है जिसके बारे में हम न्यूज में इतनी बार सुनते हैं? चलो इसे अच्छे से समझते हैं। ब्रिक्स शब्द एक एक्रोनिम है, यानी इसके सदस्य देशों के नामों को याद रखने का एक आसान तरीका। शुरू में यह सिर्फ ब्रिक्स था। बी ब्राजील के लिए है, आर रूस के लिए, आई भारत के लिए और सी चीन के लिए। ये 4 ओरिजिनल इमर्जिंग इकोनॉमीज थीं जो एक साथ आईं। ये दुनिया की आबादी और जमीन का एक बड़ा हिस्सा रिप्रेजेंट करती थीं और इनकी इकोनॉमीज बहुत तेजी से बढ़ रही थीं। ब्रिक्स के गठन के पीछे का प्राइमरी मोटिवेशन मौजूदा ग्लोबल फाइनेंशियल और पॉलिटिकल आर्किटेक्चर से असंतोष की एक साझा भावना थी। जरा सोचिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे। ये बॉडीज ग्लोबल इकोनॉमी को गवर्न करने के लिए डिजाइन की गई थी, लेकिन वोटिंग पावर और लीडरशिप पोजीशंस हमेशा संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके वेस्टर्न सहयोगियों के पक्ष में बहुत ज्यादा झुके हुए थे। यह असंतोष 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान चरम पर पहुंच गया। BRIC देशों के लिए यह एक वेकअप कॉल थी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें ऐसे बाहरी झटकों से खुद को बचाने के लिए अपनी सुरक्षा जाल और इंस्टीट्यूशंस बनाने की जरूरत है। ब्रिक्स की सबसे महत्वपूर्ण और ठोस उपलब्धियों में से एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना रही है, जिसे कभी-कभी ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस के विपरीत NDB अपने सभी संस्थापक सदस्यों को समान वोटिंग अधिकार देता है। भारत के लिए ब्रिक्स एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। पहला, यह भारत को चीन और रूस जैसी अन्य प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ एक उच्च तालिका में स्थान देता है। दूसरा, यह वैश्विक मंच पर भारत की आवाज को बढ़ाता है। शायद सबसे बड़ी चुनौती इसके सदस्यों के बीच महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक असमानता है। उदाहरण के लिए, चीन की अर्थव्यवस्था अब अन्य सभी ब्रिक्स सदस्यों की संयुक्त अर्थव्यवस्था से बड़ी है। भारत और ब्राजील जैसे सदस्यों के बीच एक लगातार अंतर्निहित चिंता है। इनमें सबसे प्रमुख भारत और चीन के बीच लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है। ये 2 एशियाई दिग्गज एक ही क्लब के सदस्य हैं, एक नई विश्व व्यवस्था की वकालत कर रहे हैं, फिर भी जमीन पर उनकी सेनाएं हिमालय के साथ आमने सामने हैं। एक और चुनौती एक सुसंगत वैचारिक आधार की कमी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जबकि चीन और रूस सत्तावादी राज्य हैं। भविष्य को देखते हुए ब्रिक्स का प्रक्षेप वक्र अपनी आंतरिक विरोधाभासों को नेविगेट करने की क्षमता पर निर्भर करता है। ब्रिक्स प्लस का विस्तार इसकी महत्वाकांक्षा का एक स्पष्ट संकेत है। यह डी-डॉलराइजेशन के लिए दबाव को तेज कर सकता है। यह या तो एक शक्तिशाली प्रतिभार बन सकता है, जो वास्तव में वैश्विक व्यवस्था को अधिक बहुध्रुवीय और न्याय संगत प्रणाली में बदल देता है, या यह अपनी आंतरिक प्रतिद्वंद्विता और विरोधाभासों के भार तले दब सकता है। आने वाला दशक यह बताएगा कि क्या ब्रिक्स का सपना एक स्थायी वास्तविकता में बदल सकता है।